हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी लेखपाल एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो आज ये उसी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 17वां। ठीक है, इसके पहले 16 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ओवरऑल ये 17वां प्रैक्टिस सेट है। इस बुक का ये पहला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले का अगर आप लोगों ने चैनल वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपके सारे उसको वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। प्रैक्टिस प्लेलिस्ट बना दें, प्लेलिस्ट में आपको एक साथ वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 17। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। और अगर आपको इस बुक को प्रोडक्ट को खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको जो है परचेज कर सकते हैं आसानी से। चलिए, पहला क्वेश्चन है भाग 1। यहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन है। दिया गया कि निम्नांकित में से कौन सी आर्द्रभूमि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 5 ऑप्शन दिया गया है नए लेटेस्ट जो है पैटर्न के अनुसार। इसमें से कौन सा एक गलत है ये बताना है। आर्द्रभूमि मतलब झील, झील या फिर आर्द्रभूमि की इधर नाम दिया गया और ये किस प्रदेश में अवस्थित है ये दिया गया। तो यहाँ पे गलत वाला की बात करें तो कौन सा हो जाएगा। देखिए, बैरिला आर्द्रभूमि जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो बैरिला झील जो पड़ता है ये बिहार में पड़ता है, बिल्कुल सही है। संख्या सागर जो है ये कहाँ पड़ता है, संख्या सागर, तो ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील ये आर्द्रभूमि जो है त्रिपुरा में है। और कलिबेली झील जो दिया गया है आंध्र प्रदेश, जो कि ये गलत दिया गया है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन सही है। ठीक है, गलत वाला बताना था तो गलत डी पार्ट है। तो सॉरी, डी पार्ट हो जाएगा। तो कलिबेली कहाँ पर स्थित है, कलिबेली जो राज्य है वो पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में ये स्थित है। कलिबेली आर्द्रभूमि जो है कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पे आंसर डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। मुक्त भारत समाज, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, मुक्त भारत समाज की स्थापना की बात करें तो ये किया गया था, उनका नाम था वीर सावरकर, इन्होंने किया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। और कब किया था ये मुक्त भारत समाज की स्थापना, तो 1907 में किया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक और समाज जो था वो था अभिनव भारत समाज। ठीक है, अभिनव भारत समाज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया। अभिनव भारत समाज की स्थापना ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1904 में। ठीक है, 1904 में इसकी स्थापना किया गया था। और जो ये अभिनव भारत था ये 1899 में स्थापित हुआ था। मित्र मेला इन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया था 1899 में, मित्र मेला। तो ये जो था इसी का जो है नया रूप था अभिनव भारत। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 के मध्य आयोजित सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर विश्व सम्मेलन जिसका नाम है मोंडिया कल्ट, तो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, ये जो सम्मेलन है ये हर जो है 4 साल पे होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2025 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, जो कि ये किस पर है, तो ये सांस्कृतिक और नीतियों और सतत विकास पर ये विश्व सम्मेलन होता है, मोंडिया कल्ट। ठीक है, कल्ट यहाँ से कल्चर से आता है। और मोंडिया जो है वैश्विक, यानी ये फ्रेंच शब्द है, वैश्विक इसका अर्थ निकलता है, या ग्लोबल। तो ग्लोबली कल्चरल से संबंधित यहाँ से इसका अर्थ निकल के आता है। तो ये सम्मेलन होता है हर 4 साल पे। तो 2025 में इसका आयोजन किया गया था बार्सिलोना में। बार्सिलोना कहाँ है, स्पेन में। ठीक है, स्पेन में, स्पेन के बार्सिलोना में। और ये यूनेस्को के द्वारा जो है इसकी जो है क्या करा जाता है, आयोजन किया जाता है। ठीक है, यूनेस्को, तो यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर यह विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया 2025 का। इसमें दुनिया भर के मंत्रियों और सांस्कृतिक नेताओं ने भाग लिया। सांस्कृतिक नीति के भविष्य को आकार देने के लिए भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री जो हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जो है इस सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें 2025 हो गया, तो 2029 4 साल पे होता है। तो 2029 में इसका आयोजन कहाँ पर होगा, किस देश में होगा, तो उस देश का नाम क्या है, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब जो अभी फिलहाल युद्ध से ग्रसित है, युद्ध से जूझ रहा है। तो ये याद रखिएगा 2029 में यहाँ पे आयोजन होना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सती प्रथा को किस वर्ष में अवैध घोषित किया गया था। सती प्रथा, सती प्रथा की बात करेंगे तो सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ किसने उठाई थी, तो एक इंग्लैंड के ईसाई मिशनरी थे विलियम कैरी। विलियम कैरी ने क्या किया, आवाज़ उठाया। सबसे पहले सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई।
और राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया। तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही विलियम बेंटिक उस समय जो है भारत के वायसराय थे। बेंटिक ने क्या किया, इन्होंने 1829 में, ठीक है, 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ जो है कानून बनाया। 1829 में धारा 17 जोड़ा। धारा 17 में के द्वारा विधवाओं को सती होने पर अवैध घोषित कर दिया। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ही किसकी सहायता से, स्लीमैन, एक कर्नल थे स्लीमैन, तो स्लीमैन की सहायता से ही बेंटिक ने 1830 में एक और प्रथा थी जो था ठगी प्रथा। तो ठगी प्रथा को इन्होंने समाप्त किया। ये भी याद रखिएगा, जो ठग होते थे उस समय किसकी पूजा करते थे, तो काली देवी की पूजा करते थे। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया। अब ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहा है तो ये ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर यहाँ पे ई पार्ट करेक्ट है। इसके अलावा अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन सबसे पहले शुरुआत यहाँ से हुई थी। सबसे पहले क्या, अभी अंग्रेज बाद में आए, अकबर और मराठा पहले थे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर इस तरीके से पूछा जाए तो अवैध घोषित करने की बात करता है, तो इसमें 1829 हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा में घटित हुई थी, मतलब कहाँ पर घटित होती, जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है, औद्योगिक आपदा घटित हुई, कहाँ पर घटित हुआ था, तो ये हुआ था भोपाल में। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। यूनियन कार्बाइड जो कीटनाशक संयंत्र था, ये आपदा भारत के मध्य प्रदेश में भोपाल में हुआ। कब हुआ, 4 दिसंबर 1984। ठीक है, 4 दिसंबर 1984 को यह घटना घटित हुई। यह रात में हुआ था। इस संयंत्र से जो है एक गैस का रिसाव हुआ था, उसका नाम क्या है, मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, इस गैस का नाम है MIC, जिसका रिसाव हुआ, जिसमें लगभग 15,000 से ज़्यादा लोगों की जो है क्या हो गई थी, जानें चली गई थी, मौत हो गई थी, तथा बहुत सारे लोग जो है अनेक तरह के शारीरिक अपंगता का शिकार हो गए थे। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह जो गैस है, यह गैस रंगहीन है, गंधहीन है और अत्यधिक जहरीली है। ठीक है, गैस रिसाव से आसपास के इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ा और यूनियन कार्बाइड कंपनी को इस आपदा का जिम्मेदार माना जाता है। तो ये याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है यहाँ पे, 9 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला कथन इसके बारे में दिया गया कि इसका आयोजन अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इस सम्मेलन का थीम मतलब 2025 वाला पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन था। और तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। तो इसमें कौन कौन सा सही है, इस संबंध पे बताना है। अगला जो है यहाँ प्रश्न के उत्तर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ फॉर्मेट किया गया है कि नीचे दिए गए प्रयोग पर कौन कौन से कथनों का सही चयन करना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे अब IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का जो आयोजन हो उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आयोजन जो 2025 का हुआ था अबू धाबी में ही हुआ है, तो ये तो सही है। ठीक है, अबू धाबी में हुआ, इसका थीम भी सही है, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन था, ये भी सही है। और अंतर्राष्ट्रीय जो IUCN का इसमें मुख्यालय है नैरोबी केन्या, यह गलत है, क्योंकि नैरोबी में इसका मुख्यालय ना होकर इसका मुख्यालय है ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, तो इसलिए तीसरा वाला गलत हो जाएगा। आपका पहला और दूसरा सही है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना कब हुई, 5 अक्टूबर 1948 को किया गया था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो फ्रांस में, स्थापना फ्रांस में ही, मुख्यालय ग्लैंड बनाया गया। फ्रांस का एक शहर है फॉन्टेनब्लेउ, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय इसका बनाया गया ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसके मुख्य हेड IUCN के अध्यक्ष जो है उनका नाम क्या है, रजान खलीफा। रजान खलीफा महिला है। इनका कार्यकाल होगा 2026 से 2029 तक, ये जो है अध्यक्ष रहेंगी, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो है अगला सम्मेलन कहाँ पर होगा, अगला सम्मेलन जो होगा वो 2027 में होगा। ठीक है, 2027 में होगा, और कहाँ पर होगा, पनामा शहर, पनामा सिटी में इसका जो है अगला जो आयोजन होगा, सम्मेलन होगा, वो पनामा में होगा। चलिए, ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर केवल 1 और 2 सही है, ए पार्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय के उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है। तो गरीबी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान्य विधि जो आय के उपभोग के स्तर पर आधारित होते हैं उसको कहते हैं गरीबी रेखा। तो यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो क्या होता है। तो जलीय फर्म जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो एजोला होता है। एजोला एक क्या है, जलीय फर्म है जिसका उपयोग हम जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। एजोला जो है एक बेसिकली घास का पौधा है, ठीक है, घास है, एक घास का पौधा जो तालाब, पानी भरे स्थान आदि पर यह तैरती हुई उगती है एजोला। इसका उपभोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि एजोला की जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता है वो अधिक होती है। तो बी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 1 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, वाइस एडमिरल बी शिव कुमार है जो भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में इन्हें कार्यभार संभाला है। और अगर हम बात करें तो इस पद पर इन्होंने वाइस एडमिरल किरण देशमुख का इन्होंने स्थान लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। स्ट्रेट लाइट क्या होता है। स्ट्रेट लाइट जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है। तो स्ट्रेट लाइट जो होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित जो होता है वायुपोत, यह क्या करता है, संचार निगमों को प्रसारित करने हेतु एक स्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन है। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक कौन है, एक अमेरिकी जीव विज्ञानी और पर्यावरणविद थी रेचल कार्सन। ठीक है, महिला है। लेखिका कौन, तो लेखिका हो जाएंगी कौन, नाम क्या है, रेचल कार्सन। इन्होंने 1962 में एक पुस्तक का नाम दिया साइलेंट स्प्रिंग इन्होंने लिखा, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों द्वारा किए गए कीटनाशक प्रयोग का मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को दिखाया गया इसमें। तो आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों पर विचार करना है। टैगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और टुंड्रा। अब यहाँ पे बताना कि एल्बिडो मानों के घटते हुए क्रम में उपयुक्त पारिस्थितिक तंत्रों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। ठीक है, एल्बिडो मानों, एल्बिडो मान क्या है, तो किसी भी सतह से विकिरण ऊर्जा के परिवर्तित भाग को एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, किसी भी सतह से विकिरण ऊर्जा के परिवर्तित जो भाग होता है, जो परिवर्तित भाग होता है उसको क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। किसी सतह पर आपतित और परावर्तित होने वाले प्रकाश के अनुपात को एल्बिडो मान कहा जाता है। एल्बिडो मानों के घटते हुए क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है टुंड्रा, फिर उससे कम होता है टैगा में, फिर उससे कम होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में, सिर्फ सबसे कम होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार में। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले टुंड्रा, फिर दूसरे पे आ जाएगा जो है टैगा, फिर इसके बाद आ जाएगा तीसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में, फिर सदाबहार में सबसे कम होता है। तो ये एल्बिडो मान का घटता क्रम है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, 4 1 3 2। सहचारी पादप यानी पौधे और जानवरों वाला एक बृहद पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है। तो सहचारी पौधे और जानवरों वाला एक बृहद जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको कहा जाता है बायोम। क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं, बी ऑप्शन। बायोम जो होता है पृथ्वी की सतह पर बहुत बड़ा पारिस्थितिक क्षेत्र है। इसमें जीव जंतु और वनस्पति आपस में वातावरण की सामान्य विशेषताओं को अपनाते हैं और साझा करते हैं। माँ की रसोई योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया। माँ की रसोई ये शुरुआत कब किया गया, 10 जनवरी 2025 को इस योजना की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। माँ की रसोई जो कि कहाँ पर हुआ है, इसकी शुरुआत तो प्रयागराज से। ठीक है, प्रयागराज से शुरुआत हुआ था। ये महाकुंभ उस समय चल रहा था, तो महाकुंभ के मौके पर स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में शुरू किया गया था। इसे नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, 10 नवंबर 2025 को शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आप कुंभ 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो 10 नवंबर 2025 को ये हुआ नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आप कुंभ आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन का विषय थीम था सपनों का डिजिटलीकरण, समुदायों का सशक्तिकरण। तो राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करते हैं।
तो जैविक और अजैविक संगठक के मध्य बिचौलिए का कार्य उत्पादक करता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक वह होते हैं जो मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो हरे पौधे आ गए, हरे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, हरे पेड़ पौधे हो गए, और शैवाल भी आते हैं इसी के अंतर्गत, एवं कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं इसी के अंतर्गत। तो ये सभी आपके क्या है? उत्पादक हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत में कौन सा विदेशी वृक्ष है? ठीक है, टीक, साल, नीम, पॉपुलर। विदेशी वृक्ष की बात करें तो विदेशी वृक्ष इसमें से अगर देखा जाए तो पॉपुलर हो जाएगा। पॉपुलर जो है विदेशी वृक्ष है जो भारत में बहुत पाया जाता है, ठीक है, और इसके लकड़ी और छाल का प्रयोग प्लाईवुड, बोर्ड, माचिस की तीली बनाने के साथ साथ खेलकूद के सामान बनाने में भी करते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सरसों में जो तेल की मात्रा बढ़ाता है वो सल्फर होता है। ये गंधक युक्त उर्वरकों के प्रयोग से सरसों के दाने में तेल की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। सरसों को सामान्यतः राई या लाही के रूप में भी जानते हैं, और इसलिए जो है तिलहन फसल के अंतर्गत महत्वपूर्ण फसल है, ठीक है। पीली सरसों के तेल की मात्रा की बताएं तो 31 से 37% होती है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आवेग का मात्रक कौन सा है? अब आवेग क्या होता है? तो यदि किसी वस्तु पर बहुत सूक्ष्म समय के लिए, बहुत कम समय के लिए बल लग रहा हो तो बल और समयांतराल के गुणनफल को, के बल को उसका मतलब बल का आवेग कहते हैं, ठीक है। जो बल है और समय अंतराल का गुणनफल है उसके बल का आवेग कहा जाता है। या फिर किसी वस्तु की गति पर बल के कुल प्रभाव को आवेग कहा जाता है। यानी कि अगर आवेग का फार्मूला निकालें तो आवेग बराबर हो जाता है बल गुणे समय अंतराल, ठीक है। ये होता है इसका फार्मूला। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब समय अंतराल, एफ क्या है? बल है, टी समय अंतराल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक? तो बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड हो जाएगा। तो न्यूटन इंटू सेकंड दिया गया है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। आवेग किस प्रकार की राशि है? तो ये सदिश राशि है, याद रखिएगा, ठीक है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसकी दिशा जो होती है बल की दिशा में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण साख योजनाएं तैयार करता है? कौन सा संगठन ऐसा जो सभी जिलों के लिए ग्रामीण साख योजनाएं तैयार करता है? तो वो है नाबार्ड। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है जो कि सभी जिलों के लिए साख योजनाएं तैयार करता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की, ठीक है। शिवरामन समिति थे, उसकी सिफारिशों के आधार पर स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, देखिए निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण पेप्टिक अल्सर यानी कि जठर व्रण होता है? ठीक है, हिंदी में कहते हैं पेप्टिक अल्सर, इंग्लिश में कहते हैं। तो कौन सा जीवाणु है जिसके कारण पेप्टिक अल्सर होता है? तो अल्सर जो है पाचन तंत्र के स्तर पर जो है घाव जो हो जाता है, मतलब कि पाचन तंत्र में, तो उसको कहा जाता है अल्सर। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो वो जो है हेलिकोबैक्टर पाइलेरी, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलेरी। ये जीवाणु जो है बैक्टीरिया जो इसके कारण पेप्टिक अल्सर हो जाता है। इस रोग के होने और अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुछ दवाओं का निरंतर प्रयोग करना, जैसे दर्द निवारक दवाएं हो जाती हैं तो उसके कारण भी हो जाता है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एक प्रकार का जीवाणु है, ठीक है ये। और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो है ये भी एक प्रकार का जीवाणु जो कि मानव शरीर के माइक्रोबायोटा का एक हिस्सा बनता है। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप 10 दिन से ज़्यादा उपवास रखते हैं, जैसे नवरात्रि इसमें चल रहा है, नवरात्र में 9 दिन होता है, तो 9 दिन हो गया, ठीक है, लगातार उपवास रखते हैं या 10 दिन से ज़्यादा, तो लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 10 दिन से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर में जो है क्या होता है? ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, ठीक है, ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत यानी कि लीवर रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर लीवर संचित ग्लाइकोजन को खंडित करके फिर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है, लेकिन कम, अगर आप 10 दिन तक उपवास रखेंगे तो ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या है? अगर मुद्रा का अवमूल्यन किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा?
तो मुद्रा का अवमूल्यन का परिणाम देश के निर्यातकों को बढ़ाना तथा आयातों को घटाना होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जब किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य किसी मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम किया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। अब किसी देश की मुद्रा के मूल्य में गिरावट, मतलब अवमूल्यन मतलब गिरावट ही होता है, तो गिरावट से उस देश का आयात महंगा होगा। आयात मतलब खरीदने वाला जो चीज़ है वो महंगा हो जाएगा और निर्यात यानी बेचने वाली जो चीज़ है वो सस्ती हो जाएगी। तो मुद्रा का अवमूल्यन किसी देश की सरकार द्वारा अपने देश में निर्यात में वृद्धि करना और आयात में कमी हेतु किया जाता है। चलिए, कांग्रेस कृषि सुधार समिति 1949 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो कांग्रेस कृषि सुधार समिति 1949 की अगर बात करें तो ये अध्यक्षता जेसी कुमारप्पा के द्वारा किया गया था। ठीक है, जेसी कुमारप्पा, यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कांग्रेस सुधार समिति क्या थी? कांग्रेस कृषि सुधार, तो ब्रिटिश शासन काल में किसानों के पास उन जमीनों का स्वामित्व नहीं था जिन पर वो खेती करते थे। जमीन का मालिकाना हक जमींदारों और जागीरदारों के पास था। इसकी वजह से स्वतंत्र भारत में सरकार के समक्ष कई गंभीर मुद्दे चुनौती बनकर खड़े हो गए। इसी समस्या के सुधार के लिए कांग्रेस कृषि सुधार समिति बनी 1949 में। जेसी कुमारप्पा इसके अध्यक्ष बनाए गए। कुमारप्पा समिति ने व्यापक सुधार उपायों के लिए सिफारिश की। इसमें से शामिल था कि मध्यस्थों का उन्मूलन कर दीजिए, काश्तकारी सुधार करिए, भूमि स्वामित्व की सीमा तय करिए, भूमि स्वामित्व की चकबंदी कराए। तो सभी चीजें थी इसमें। 1 दिसंबर 2025 को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार को मंजूरी दी? प्रधानमंत्री पुरस्कार को मंजूरी जो दिया गया भारत सरकार के किस क्षेत्र में दिया गया? तो वो क्षेत्र का नाम है लोक प्रशासन। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लोक प्रशासन, प्रधानमंत्री पुरस्कार जो दिया गया लोक प्रशासन के क्षेत्र में, तो यहाँ पे आंसर क्या है? डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, किस प्रकार का प्रतिवेदन था? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आवर कॉमन फ्यूचर पर आयोजन था, तो बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यावरण एवं विकास पर जो जिसे सामान्यतः जो है ब्रंटलैंड आयोग भी कहा जाता है, इसी को ब्रंटलैंड आयोग। तो ये इसको इस नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हमारा साझा भविष्य यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ। और इस पर जो है किस पर बल दिया गया? पर्यावरण से संबंधित था। ठीक है, जो कि इसमें पर्यावरण और विकास के में परस्पर संतुलन पर जो है बल दिया गया। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, आयकर अधिनियम 1961 के तहत अग्रिम कर देय किस प्रकार किस प्रावधानों के अनुसार देय है? तो देखिए, आयकर अधिनियम 1961 के तहत अग्रिम कर जो है अध्याय 17 सी के तहत जो प्रावधानों के अनुसार देय होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अध्याय अगर देखें उसमें तो 6A प्रावधान के अनुसार जो है क्या चीज़ें हैं? तो इसमें जो है कुल आय की गणना करते समय कटौती लागू होती है। अध्याय 2 के प्रावधानों के अनुसार IT अधिनियम 2000 की शुरुआत और दायरा इसमें दिया गया है। और अध्याय 10 में प्रावधानों के अनुसार विशेष मामलों जिसमें करदाता यानी टैक्स जो पेयर होते हैं उनको आयकर का भुगतान नहीं करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 28, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, FFS का फुल फॉर्म बताना है भूमि सुधार निगम के तहत। तो इसका फुल फॉर्म है फार्मर फील्ड स्कूल। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? महिला समृद्धि योजना की शुरुआत 1993 में, महिला स्वशक्ति योजना की शुरुआत 1998 में। ठीक है, महिला सामाख्या योजना की शुरुआत 1989 में। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना की शुरुआत पोषाहार मिशन योजना की शुरुआत 2003 में। तो यही वाला गलत है, डी पार्ट। क्योंकि अगर हम देखें तो राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना की शुरुआत हुई थी 2018 में, घोषणा किया गया था। तो ये 2003 लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही है, बाकी सारे सही। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पंचवर्षीय योजना और मॉडल विकास में मिलान करना। ठीक है, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना आई वो कौन किसके मॉडल पर आधारित था? ठीक है, दूसरी जो पंचवर्षीय, तीसरी, चौथी, चारों पर योजनाओं को जो हमें मॉडल बताना है। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना आई ये कब आई? तो 1951 से लेकर 56, मतलब 5 साल की होती थी, तो 51 से लेकर 56 तक रही। दूसरी की बात करेंगे तो 1956 से लेकर 61 तक रही।
तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से लेकर 66 तक, और चौथी जो पंचवर्षीय योजना है 1969 से लेकर 74 तक। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 साल अंतर, और 2 साल जो है क्या था, अवकाश था जो है, तो इसलिए यहाँ पे 1969 में फिर शुरुआत किया गया चौथी पंचवर्षीय जो 1974 तक चली। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये हेरोल्ड डोमर मॉडल के आधार पर आधारित थी, तो पहला का दूसरा हो जाएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल, और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, तो दूसरा का चौथा हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये जो था एस चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित था, तो सी का जो है जाएगा पहला, और चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी ये आपका अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था। तो इस प्रकार यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समुद्री चक्रवाती तूफान ताउक्ते किस सागर से उत्पन्न हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो ताउक्ते जो आया था ये अरब सागर से उत्पन्न हुआ था, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, इस चक्रवात के कारण गुजरात में जो है इसका प्रभाव देखने को मिला था, और जो है इस चक्रवात ने गुजरात के अलावा केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र इन तटीय क्षेत्रों में जो है भारी तबाही की थी। ताउक्ते का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो नामकरण किया था म्यांमार ने, किसने किया था, म्यांमार के द्वारा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील जब पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, तो ये पड़ता है आपका उलर झील। कौन सा है, उलर झील। ये कहाँ पर है, तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है ये झील, जो ताजे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, झेलम नदी पर बनी गोखुर झील का एक उदाहरण है उलर झील। बाकी नाल सरोवर झील की बात करें तो ये जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है, एक ताजे पानी की झील है। सांभर झील की अगर बात करें तो राजस्थान में पड़ता है, और ये भारत की अंतस्थलीय बृहत्तम सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है सांभर झील। और कोलेरू झील जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य ताजे पानी की झील, तो यहाँ आंसर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमरिया जनजात भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तमरिया जनजात जो है झारखंड और उड़ीसा राज्यों में पाई जाती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन हीरा ग्रेफाइट को एक साथ क्या कहा जाता है। कार्बन हीरा ग्रेफाइट को एक साथ कहते हैं अपर रूप, क्या कहते हैं इसको, अपर रूप कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हीरा जो है ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है, विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है, किसी द्रव में नहीं घुलता, अम्ल और क्षार पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बहुत चमकता है। कुछ काले हीरे होते हैं जिन्हें बोट कहा जाता है। ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, कागज पर रगड़ने पर काला रंग निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग आप पेंसिल में जो लिखते हैं वो ग्रेफाइट ही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की संघीय राजधानी कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम इनमें से हो जाएगा कैनबरा, ये पार्ट हो जाएगा। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का अगर हम बात करें, सिडनी सबसे बड़ा और पुराना शहर है। न्यू साउथ वेल्स जो है न्यू साउथ वेल्स राज्य की राजधानी है सिडनी। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और विक्टोरिया जो है वो राज्य की राजधानी है। ठीक है, मेलबर्न। तो यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौखिक कर्तव्यों के समावेशन के समय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री कौन थे। भारतीय संविधान जब मूल संविधान लिखा गया तो उस समय जो है कौन थे, उनका नाम था HR गोखले। ठीक है, HR गोखले थे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। जो सितार होता है उसमें ध्वनि तरंगे जो उत्पन्न होती हैं वो अप्रगामी होती हैं और अनप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, अब अनप्रस्थ तरंगे की बात करेंगे तो जब समान आवृत्ति एवं समान आयाम की दो अनप्रस्थ प्रगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में समान चाल से एक ही रेखा में परंतु विपरीत दिशाओं से आकर अध्यारोपण करती हैं तो उत्पन्न हुई तरंग जो होती है माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है, अतः इस तरंग को अप्रगामी अनप्रस्थ तरंग कहा जाता है। और यह सितार हो गया, वायलिन है, इकतारा है, इन सभी के डोरियों में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। बाकी बिगुल, बांसुरी और बीन, इनमें वाद्य यंत्रों में अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगे बनती हैं। ठीक है, तो ये दोनों में याद रखिएगा, सितार, वायलिन, इकतारा ये सब अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और बिगुल, बांसुरी और बीन में वाद्य यंत्रों में अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगे होती हैं। तो आंसर डी पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, न्याय और अन्याय, जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया था। तो ये किया गया था सिफारिश BN राव के द्वारा।
ठीक है, बी एन राव ने अनुशंसा किया था। यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय का प्रावधान है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय का प्रावधान है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला स्वतंत्रता कौन है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसके अलावा विश्वास की आज़ादी या विश्वास की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो और 2 प्रकार की समता, 2 प्रकार की समता कौन कौन सी हैं? तो 2 प्रकार की समता इसमें आपकी आ जाती है, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर, तो ये 2 प्रकार की समता की भी बात की गई। 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 253। 253 के तहत प्रावधान के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 249 में क्या कहा गया है? राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद को शक्ति दिया गया है। 250 में यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने में संसद की शक्ति दिया गया है। 252 से 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विदेश यात्री और उनका भारत भ्रमण। अब यहाँ पे सही कौन सा नहीं है? तो फाहियान कब आया? 399 से 414 ईस्वी फाहियान की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर हम बात करेंगे फाहियान की, तो फाहियान जो आया था चीनी यात्री था। कहाँ का था? चीन का था, चीनी यात्री था, जो कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत में आया था। तो यहाँ पे ए पार्ट इसका सही है। हुएन सांग की बात करें 629 से 645 ईस्वी में आए, ये भी चीनी यात्री था। हर्षवर्धन उस समय राजा था, तो हर्षवर्धन के समय आया था, और ये भी चीनी यात्री था। इत सिंह जो था ये चीनी यात्री था, जो कि ये 671 से 695 ईस्वी में भारत आया। अल मसूदी 957 ईस्वी जो दिया गया है यही गलत है। ठीक है, क्योंकि अल मसूदी जो था ये बगदाद का था, बगदाद का यात्री था, जो कि ये आया था। अरब का एक विद्वान और प्रमुख प्रतिहार शासक था उस समय। प्रतिहारों का जो शासन था भारत में, प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम जिसका नाम था। महिपाल प्रथम के शासनकाल में 915 ईस्वी में आया था, 916 ईस्वी 915-16 ईस्वी में भारत में, गुजरात में ये आया था। तो यही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जो कि गलत है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नासरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का नासर जो सुल्तान था नासरुद्दीन खुसरो शाह, इसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी की हत्या के बाद खुसरो खां नासरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। तो यहाँ आंसर इसका क्या है? सी ऑप्शन। चलिए, अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन से भारतीय दार्शनिक थे? इनमें से अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे आदि शंकराचार्य, इनका नाम डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्हें शंकराद्वैत भी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी पार्ट राइट। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त करते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग को अगर हम बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 243 का के है के मुताबिक पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और चुनाव आयोजित करने के लिए जो है संबंधित शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होती हैं। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया? भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा वित्त मंत्री वीपी सिंह के द्वारा किया गया था। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। ये 1984 में वित्त मंत्री बने थे भारत के। ठीक है, और वीपी सिंह 31 दिसंबर 1984 से 24 जनवरी 1987 तक ये वित्त मंत्री रहे थे। और वीपी सिंह भारत के जो है 7वें प्रधानमंत्री भी बने थे। कब बने थे प्रधानमंत्री? तो 1989 में, 1989 से 1990 तक जो है ये प्रधानमंत्री भी रहे थे भारत के। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 51।
1985 में निम्नलिखित में से किस युग में प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत समान था। अब ये आपका जो है क्वेश्चन पाई चार्ट से, जिसको हम अलग सेपरेट इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 से देखेंगे। दिया गया अपने समकक्ष अधिकारी से किसी संदर्भ में परामर्श लेना। ये कौन से पत्र के लिए कौन सा पत्र लिखते हैं आप, मतलब ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी के भी 5 क्वेश्चन आने हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा। ये अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है, ठीक है, जिसमें अपने समकक्षीय जो अधिकारी होता है उसके किसी संदर्भ में अगर परामर्श ले रहे हैं तो उसको अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। दूर के ढोल सुहावने लगना, इसका अर्थ बताना है। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका अर्थ है अनदेखी जो वस्तु है उस पर क्या है, मन भाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, काकपद का उपयोग कब होता है। काकपद की अगर बात करें तो इसका उपयोग जो है छूटे हुए अंश के रूप के लिए जो है करा जाता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। इनमें से बताना किस शब्द में त्रुटि नहीं है। तो छत्र छाया की बात करेंगे तो डी ऑप्शन सही रूप से लिखा है, बाकी सारे गलत हैं। देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में अगर हम बात करेंगे समास की तो इसमें द्वंद्व समास है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देवासुर में क्या होता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में सभी पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द यहाँ पे अगर हम देखें तो वृष्टि, धरा, रात्रि, ये तीनों स्त्रीलिंग है। नृप जो होता है, ये नृप ये पुल्लिंग होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। कृपा किस शब्द का विलोम है। कृपा शब्द का विलोम होता है कोप। क्या होता है, कोप होता है। यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। कटु का विलोम होता है मधुर, और क्रूर का विलोम होता है अक्रूर, ठीक है, कह सकते हैं। और क्रोध का विलोम क्षमा। चलिए मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयोग किया गया है। तो मनोहर का संध मनोहर का संध विच्छेद करेंगे तो मनः प्लस हर निकटता है, विसर्ग लग जा रहा है, तो विसर्ग हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा, मतलब गलती नहीं की गई है। शरीर से ताकत होनी चाहिए, गलत है। यहाँ पे से ताकत नहीं होती शरीर के अंदर, गलत है। शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये सही है। तो इसके लिए बिल्कुल त्रुटि कौन सा है, त्रुटि रहित सी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, ठीक है। वार तो सलिल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वात शब्द इन सबसे अलग है। वात शब्द जो होता है ये हवा का पर्यायवाची है, और अगर हम बात करेंगे इसमें वार तो सलिल, तो ऐसे भी जल के पर्यायवाची है। तो वात जो है अलग हो जाएगा, बाकी सारे सेम है। अब भाग 2 में हम देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर क्वेश्चन यूपी प्लस आग में इस समय मेंस एग्जाम किसी का भी हो, चाहे एजीटीए हो, लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, जितना भी है, फार्मासिस्ट हो, सब में कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और यूपी के 20 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आपको इसमें तैयारी करनी है, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल सभी को, ठीक है। चलिए एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता इसमें से। तो एमएस एक्सेल में अगर हम देखा फाइनेंशियल, लॉजिकल, साइंटिफिक टेस्ट, इसमें कौन सी श्रेणी का फंक्शन जो है नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो साइंटिफिक लिखा हुआ है ये श्रेणी नहीं पाई जाती, ये कैटेगरी जो है नहीं पाया जाता फंक्शन। मैं एमएस एक्सेल में पहले से प्रभाषित फार्मूले होते हैं जिन्हें फंक्शन कहा जाता है। मैथ एंड ट्री है, डेट एंड टाइम है, टेस्ट, फाइनेंशियल, लॉजिकल, स्टैटिकल भी होता है, लुकअप एंड रेफरेंस होता है, सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकता है, डेटा प्रोसेस करता है, आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करता है, क्या कहलाता है। तो उसको कंप्यूटर कहेंगे। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती। 68 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, उसको कहा जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का जो संक्षिप्त सारांश सब्जेक्ट होता है, लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती है। तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। एमएस वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फॉन्ट का अधिकतम आकार पूछा गया है। तो एमएस वर्ड 2007 में अधिकतम आकार इसका 72 होता है, ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है। कंप्यूटर का मूल कार्य यहाँ पे अगर हम देखें इनपुट करना, स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, ये सभी मूल कार्य में आता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एमएस वर्ड में प्रिंट विकल्प खोलने के लिए
निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। MS वर्ड में अगर हम प्रिंट विकल्प खोलना है तो हम कंट्रोल प्लस P क्लिक करेंगे, प्रिंट वाला विकल्प खुल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल+N से नई डॉक्यूमेंट विंडो खोला जाता है। नई जो अगर हमें न्यू डॉक्यूमेंट विंडो खोलना है तो कंट्रोल+N क्लिक करेंगे। कंट्रोल+F से क्या करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का बटन खुलता है, फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स खुलता है, ओपन होता है। कंट्रोल+A जो है S का प्रयोग हम जो ओपन है डॉक्यूमेंट उसको हम सेव करने के लिए क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे A पार्ट करेक्ट हो जाएगा। MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा यानी कि का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, यहाँ पे D ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी मतलब टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जिसे एक प्रयोग करता है यूजर्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है, तो वो एरिया होता है क्लिपबोर्ड। ठीक है, आप जब कॉपी करेंगे कोई भी चीज़ तो क्लिपबोर्ड में जाता है और वहाँ से आप कहीं भी उसको पेस्ट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था। सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन का नाम था आर्ची। आर्ची था। ठीक है, आर्ची सर्च इंजन की शुरुआत 1990 से शुरू हुई थी, तो यहाँ पे D ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को किस नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को अगर हम देखें तो यहाँ पे वो नाम क्या है, तो उसको होस्ट के नाम से जानते हैं। आंसर A पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, इनमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं कर सकता, तो कैलकुलेटर तो गणना के कार्य के लिए ही बना है। कैलकुलेटर कंप्यूटर भी कर सकता है, मोबाइल फ़ोन भी कर सकता है, प्रिंटर जो है गणना का कार्य नहीं करता, तो C ऑप्शन हो जाएगा। इंटरनेट के संदर्भ में इसमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, सर्च इंजन में से कौन सा नहीं, तो गूगल है, बिंग है, याहू है, सोमाइया ये नहीं है, तो C ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, एक व्यापारी कंपनी की वेबसाइट है। ठीक है, ये क्या है, वेबसाइट है, बाकी सारे सर्च इंजन है, तो C पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, MS वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प में उपलब्ध होता है, कहाँ पर ये सुपर स्क्रिप्ट विकल्प जो उपलब्ध होता है आपको मिलेगा, ये बताना MS वर्ड 2010 में। तो सुपर स्क्रिप्ट विकल्प जो होता है ये होम टैब के अंदर जो है फॉन्ट ग्रुप में होता है, तो होम टैब और फॉन्ट ग्रुप यहाँ हो जाएगा। आंसर D पार्ट बिल्कुल करेक्ट। MS वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए कंट्रोल+Shift+ ये वाली जो एरो होती है कि इसको हम प्रयोग करेंगे तो फॉन्ट का आकार बढ़ जाएगा, तो आंसर यहाँ पे B ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जब कोई उपयोगकर्ता MS वर्ड में कंट्रोल और C का कमांड का प्रयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो वो टेम्परेरी रूप से कहाँ पर स्टोर हो जाता है, तो वो टेम्परेरी रूप से आपका चला जाता है क्लिपबोर्ड में। ठीक है, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, तो D ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब भाग 3 देखते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल 20 क्वेश्चन देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो को एंड। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं इनमें से। उत्तर प्रदेश राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें एक वृत्त है, एक वृत्त में 2 मछली हैं और तीर धनुष भी बना हुआ है। ठीक है, तीर धनुष भी है, लेकिन इसमें मोर को सम्मिलित नहीं किया गया, तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो भारत का वो है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, जो एक ऐसा राज्य है जो 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा रेखा टच करता है, तो सबसे ज़्यादा यही जो है टच करता है, तो यहाँ पे D ऑप्शन राइट है। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती, तो लखनऊ जिले की सीमा अगर हम देखें तो सीतापुर से स्पर्श करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो इसके बारे में जान लीजिए। सीतापुर से बाराबंकी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, इसके अलावा उन्नाव और हरदोई, इतने जिलों से जो है लखनऊ की सीमा रेखा टच होती है। अब यहाँ पे बलिया दिया गया जो कि सबसे पूर्वी जिला है जो कि इससे टच नहीं होगी, तो A पार्ट हो जाएगा आंसर इसका। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो पहला स्थान आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा। D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्थान जो आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान महाराष्ट्र, चौथा स्थान उत्तर प्रदेश, पांचवा स्थान गुजरात का आता है। निम्नलिखित युग्मों में से शहर और नदियों में कौन सा सुमेलित नहीं है। सुल्तानपुर क्या गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, तो बिल्कुल बसा हुआ है, सही है। गोरखपुर क्या राप्ती नदी किनारे बसा हुआ, बिल्कुल बसा हुआ है, सही है।
मथुरा क्या बेतवा नदी किनारे बसा हो? बिल्कुल गलत है। मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि ये गलत है। कानपुर गंगा नदी किनारे है, सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, काशी जो भारत के सबसे लोकप्रिय पर्वतीय शहरों में है, किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो काशी इसमें से अगर देखेंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो काशी, जिसको बनारस या वाराणसी कहते हैं, और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा पांचवा ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? तो बुंदेलखंड की धरती अगर बात करेंगे वहां पे अर्थव्यवस्था में तो बेतवा नदी बहती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, इसको प्राचीन नाम इसका था वेत्रवती, बेतवा नदी का। यह मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी से निकलती है और रायसेन, विदिशा, ललितपुर, झांसी होते हुए हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती? गंगा बहती है, यमुना बहती है, रामगंगा बहती है, झेलम नहीं बहती। झेलम का अगर बात करेंगे, झेलम का मूल संस्कृत नाम वित्तिस्ता नदी है। इसका वित्तिस्ता वित्तिस्ता कहा जाता था। इसका उद्गम जो होता है वेरीनाग झरना यानी जम्मू कश्मीर से निकलती है। ठीक है, और ये पाकिस्तान में त्रम्मू नामक स्थान पर चीनाब नदी में जाकर मिल जाती है। फुलहार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहार झील जो है उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पीलीभीत जिले में स्थित है, पीलीभीत जिला, जहाँ से आपकी गोमती नदी निकलती है। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापना की गई? तो उस वर्ष का नाम बताना है, तो ये 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। ए पार करो, 21 अगस्त 2007 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 21 अगस्त 2007 को इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नगदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण नगदी फसल उत्तर प्रदेश की गन्ना है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस शहर को खिलौनों का शहर के नाम से जानते हैं? तो ग्रेटर नोएडा जो शहर है वो खिलौना का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ की भूमि को टॉय सिटी बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। तो खिलौना जो है यहीं पर सबसे ज़्यादा बनता है। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र की स्थापना यूएनडीपी और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष किया गया? तो या अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना की गई थी 1991 में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा लगता है? उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य जो है वो लगता है हिमाचल प्रदेश। इनमें से आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और सबसे ज्यादा जो सीमा, लंबी सीमा है मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? शहर और नगर नदी, बिठूर शहर जो है गंगा नदी किनारे है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती नदी, बिल्कुल सही। जौनपुर, जौनपुर दिया गया सई नदी। सई नदी की बात करेंगे तो सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ स्थित है। ठीक है, प्रतापगढ़ पड़ता है। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। कौशाम्बी यमुना नदी किनारे सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यवसायिक शहर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से या पीतल नगरी के नाम से प्रचलित है? तो कौन सा शहर है? सभी को पता है। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, मुरादाबाद हो जाएगा। डी पार्ट बिल्कुल सही है। नोएडा उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो नोएडा की बात करेंगे तो ये पड़ता है गौतम बुद्ध नगर जिले में। ए पार्ट है। नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए अगला क्वेश्चन, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश किस जनपद में किया गया? तो इसकी स्थापना की गई थी वाराणसी में। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में लखनऊ को किस श्रेणी में मान्यता दिया गया है? ये कब दिया गया है? अक्टूबर 2025 को इसकी मान्यता दी गई है, अक्टूबर 2025 को। और किस श्रेणी में दिया गया? तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में दिया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि रूप स्वरूप राज्य का 76वां जिला किस नाम से बनाने की घोषणा की है? तो अक्टूबर 2025 में यह घोषणा किया गया है और उसका नाम रखा जाएगा कल्याण सिंह नगर। ठीक है, ये कल्याण सिंह का जन्म जो हुआ था 5 जनवरी 1932 को अतरौली के अलीगढ़ में हुआ था। ये 2 बार के मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के 1991-92 और 97 से 99 तक। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर 76वां जिला बनाया जाएगा, जो प्रस्तावित है अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है,
और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।